दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पायल और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं सहर फातिमा द्वारा लिखी ये सुंदर सी स्लीप स्टोरी। दोपहर के 2 बज रहे थे। राजू अभी कुछ देर पहले ही स्कूल से वापस लौटा था। उसने हाथ मुंह धोकर खाना खाया और चुपचाप बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर में जब उसे ये आभास हुआ कि उसकी माँ और घर के बाकी सभी लोग भी खाने से निपटकर सोने चले गए हैं, तो वो चुपके से उठा और बाहर बरामदे में खाट के नीचे छुपाई गई अपनी पतंग और डोरी उठाकर तेजी से घर से निकल गया। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ वो भी जानेंगे, मगर उससे पहले थोड़ी सी तैयारी तो कर ले। तो चलिए, आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर की साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसे धीमे या तेज बिल्कुल नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। राजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं मां जागकर पीछे से उसे आवाज ना लगा दे। लेकिन जब वो घर का आंगन पार करके बाहर वाली सड़क पर चला आया, तब उसका मन कुछ शांत हुआ। पतंग उड़ाने की खुशी उसके चाल में जैसे बिजली भर रही थी। गांव के कुछ लड़कों के साथ 12 साल के राजू की ये रोज की दिनचर्या थी। स्कूल से लौटने के बाद सबके सो जाने का इंतजार करके वो अपने कुछ दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने
गांव से कुछ दूर पुराने डाक बंगले की छत पर चला जाता था। गांव के इक्का दुक्का 2 मंजिला इमारतों में से ये पुराना डाक बंगला एक था, जहां छत मौजूद थी। हालांकि अब काफी हद तक जर्जर हो चुके इस डाक बंगले में इन बच्चों के अलावा कोई आता जाता नहीं था। यही वजह थी कि बच्चे यहाँ मन भर पतंग उड़ाते। यहाँ पर पेड़ भी कुछ कम थे, इसी वजह से पतंग काफी दूर तक बिना कटे फटे उड़ाई जा सकती थी। यूं तो पतंग उड़ाना गांव के बच्चों का पसंदीदा खेल था, लेकिन राजू इस खेल में गांव के सारे बच्चों से कई आगे था। यहाँ तक कि गांव में बच्चे तो बच्चे, कोई बड़ा पतंगबाज भी ऐसा नहीं बचा था जिसकी पतंग राजू चुटकियों में ना काट पाए। राजू के दूसरे हम उम्र दोस्तों के साथ गांव का ही 8 साल का रोहन भी लगातार राजू के ग्रुप में घुसने की कोशिश में था, लेकिन राजू और उसके दोस्तों को ये मंजूर नहीं था कि वो रोहन जैसे छोटे लड़कों को अपने ग्रुप में रखे। यही वजह थी कि रोहन जितनी बार उनके ग्रुप में घुसने का प्रयास करता, राजू और उसके दोस्त किसी ना किसी बहाने से उसे टाल ही देते। आज फिर जब रोहन ने राजू और उसके दोस्तों को पतंग उड़ाने जाते देखा तो उसका नन्हा मन भी मचल सा गया। उसने फौरन ही अंदर जाकर अपनी सिलाई कर रही माँ से जिद करते हुए कहा, माँ मुझे भी पतंग उड़ाना है। तुमने कितने दिन पहले कहा था कि तुम मुझे पतंग लाने के पैसे दोगी। रोहन की माँ अभी सिलाई करने में व्यस्त थी। उसने जिद करते हुए रोहन को देखा तो जान छुड़ाने के लिए बोली, इस वाले कपड़े की सिलाई आने दे तो तुझे पतंग लाने के पैसे दे दूंगी, लेकिन अभी शोर मत कर, मुझे काम करने दे। हमेशा की तरह माँ को टालता हुआ देखकर रोहन कुछ झुंझलाते हुए बोला, तुम हर बार यही कहकर टाल देती हो, 5 रुपए ही तो देने हैं। गांव के सारे लड़के पतंग उड़ाते हैं, मैं ही हूं जिसे पतंग उड़ाना आते हुए भी उड़ा नहीं सकता। मासूम रोहन की शिकायत पर उसकी माँ का दिल जैसे टूट सा गया। अतीत की यादें जैसे किसी फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने दोहराने लगी थी। जब तक रोहन के बापू जिंदा थे तब तक सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से उनके चले जाने के बाद दोनों माँ बेटे बिल्कुल अकेले से हो गए थे। रोहन के बापू को भी खूब अच्छी तरह से पतंग उड़ाना आता था। रोहन को भी पतंग उड़ाना उन्होंने ही सिखाया था, लेकिन अब राजू और उसके दोस्तों की वजह से रोहन की माँ ने उसे जब भी पतंग लाने के पैसे दिए तब तब राजू ने उसकी पतंग काट दी और मांझे की डोर भी पतंग लूटने वाले के पास चली जाती। गांव के लोगों के कपड़े सिल सिल कर रोहन की माँ मुश्किल से घर का खर्च और दूसरी जरूरतें पूरी कर पा रही थी। ऐसे में वो बार बार रोहन को पतंग और मांझे में बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं दे सकती थी। यही वजह थी कि उसने पिछले कुछ महीनों से रोहन के पतंग उड़ाने पर पाबंदी लगा रखी थी। रोहन अपने पतंग उड़ाने के शौक को दूसरे बच्चों से कभी कभी मांग कर पूरा कर लिया करता,
लेकिन राजू और उसके दोस्तों को हर दिन पतंग उड़ाता हुआ देख आज उसे एकदम से जिद सी हो गई थी। अपने उम्र के दूसरे बच्चों की तरह खेलने खाने की उम्र में रोहन बाकी बच्चों के मुकाबले में काफी समझदार था। लेकिन आज न जाने क्यों उसका मन पतंग उड़ाने के लिए एकदम से मचल गया था। माँ ने किसी तरह समझा बुझाकर खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से और दुख में खाना भी नहीं खाया। यहाँ तक कि सुबह से शाम हो गई। रोहन की माँ को भी ये अच्छे से पता था कि इतनी कम उम्र में रोहन की ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी ना करके वो काफी नाइंसाफी कर रही थी। यही वजह थी कि शाम होते होते अपने बच्चे को देखकर उसका दिल पिघल सा गया। पड़ोस की चाची का ब्लाउज आनन फानन से सिलकर रोहन की माँ उनके यहाँ से कुछ पैसे ले आई। फिर रात को थोड़ी सी खीर बनाकर रोहन के पास आई और बड़े प्यार से कहा, बहुत जिद करने लगा है तू आजकल। माँ के लिए छोटी सी छोटी रकम निकालना भी मुश्किल है बेटा, इसीलिए माँ को सारे खर्चे देखने होते हैं। और फिर पतंग का क्या है, वो तो सुबह आसमान में निकली तो शाम तक ठिकाना नहीं होता कि अगले दिन उड़ने के लिए बचेगी भी या नहीं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि मैं गांव के दूसरे बच्चों की तरह तुझे हर रोज पतंग उड़ाने के पैसे दूं। इतना कहकर माँ ने रोहन की तरफ खीर भरी हुई चमची बढ़ाई। रोहन ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि नाराजगी से मुंह फेरते हुए मुड़कर बैठ गया। तब रोहन की माँ ने चमची वापस प्याली में रखी और अपने आंचल में बंधा 10 रुपए का सिक्का रोहन की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अच्छा ये ले पैसे, ले आना कल पतंग। लेकिन याद रखना, अब अगर इस पतंग को जल्दी कुछ हुआ तो पतंग उड़ाने के पैसे सीधा अगले महीने मिलेंगे। माँ के हाथ में चमकता हुआ 10 रुपए का सिक्का देखकर रोहन की आंखें जैसे रोशनी से भर उठी। उसने एकदम से खुश होते हुए 10 रुपए का सिक्का तेजी से अपने कब्जे में लिया और फिर खीर का प्याला अपनी तरफ खिसकाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो माँ, मैं ये वाली पतंग ना जल्दी कटने दूंगा, खूब संभाल कर उड़ाऊंगा और ऐसी जगह उड़ाऊंगा जहां दूसरे लड़के ना हो। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। इतना कहते हुए दोपहर से भूखे रोहन ने एक बार में ही पूरी खीर चट कर ली। रोहन की माँ ने उसे इतनी तेजी से खाते हुए देखा तो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा समझदार बच्चा। खाना खाकर दोनों माँ बेटे सोने चले गए। अगले दिन रोहन सारा समय ये सोच सोच कर खुश होता रहा कि स्कूल के बाद उसे पतंग उड़ाने जाना है। और फिर जैसे ही वो स्कूल से वापस लौटा, उसने फौरन जाकर पतंग उड़ाने का सामान लिया और घर के पास वाले ही मैदान में अकेले ही पतंग उड़ाने लगा। कुछ ही देर में अपने तय वक्त पर जब राजू और उसके दोस्त वहां से गुजरने लगे तो उन्होंने रोहन को पतंग उड़ाते हुए देखा। आज हर बार की तरह रोहन उनके साथ पतंग उड़ाने की जिद नहीं कर रहा था,
और अकेले ही पतंग उड़ा रहा था। ये देखकर राजू के शरारती मन ने ये तय कर लिया कि उसे क्या करना है। तब राजू और उसके दोस्त आज पुराने डाक बंगले ना जाकर उसी मैदान में पतंग उड़ाने चले आए थे। अभी रोहन की पतंग ने कुछ ही देर उड़ान भरी थी कि राजू ने एकदम से आसमान में अपनी पतंग उतार दी और फिर राजू को उसकी पतंग काटने में 10 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक बार को तो रोहन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पतंग इतनी जल्दी काट दी गई थी। उसने गिरती हुई पतंग को मायूसी से देखा, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि जैसे धीरे धीरे गिरते हुए वो पतंग नीचे आएगी, वो उसे उठा सकता है, क्योंकि वो राजू और उसके दोस्तों को अच्छी तरह से जानता था। उन्हें बस पतंग काटने का शौक था, लूटने का नहीं। इसीलिए रोहन के मन में कुछ इत्मीनान सा था। लेकिन उसने देखा कि धीरे धीरे उतरती हुई पतंग नीम की एक डाल पर जा अटकी थी। ये देखकर मासूम रोहन की आंखें छलक उठी, क्योंकि नीम की वो डाल इतनी ऊपर थी कि रोहन वहां तक नहीं पहुंच सकता था। एक ही पल में उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में हो गई हो। मांझे की लटेत लिए वो वहीं घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगा। कुछ ही दूरी पर राजू और उसके दोस्तों ने उसे इस तरह से रोते हुए देखा तो वो मुस्कुराने लगे। राजू धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आ ही रहा था कि उसने देखा कि रोहन उन लोगों की तरफ पीठ किए हुए रोते हुए कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था। कितनी मुश्किल से माँ ने मुझे इस पतंग के लिए पैसे दिए थे भगवान जी, लेकिन आपसे मेरी खुशी देखी नहीं गई ना। आपने उस राजू को मुझे दिखाया ही क्यों? वो लोग तो हर दिन पुराने डाक बंगले जाकर पतंग उड़ाते हैं ना, फिर उन्हें आज ही इधर क्यों आना था? नन्हे रोहन के लहजे में कुछ ऐसी तड़प थी कि राजू का मन एकदम से बेचैन हो गया। उसे एक पल में ऐसा लगने लगा जैसे उससे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है। रोहन की बातों के बारे में सोचते हुए वो अब तक एकदम से रोहन के पास आ गया। जैसे ही रोहन को किसी की आहट सुनाई दी तो उसने पलट कर देखा। अपने सामने राजू को देखकर उसकी आंखें एक बार फिर बरस पड़ी। उसने राजू की तरफ अपना चेहरा मोड़ते हुए कहा, मेरी पतंग काटकर तुम्हें खुशी मिल गई ना, अब क्या यहाँ मुझे चिढ़ाने आए हो? राजू, जो कि खुद एक अच्छा लड़का था और जिसने ये शरारत बस यूं ही हंसी मजाक में की थी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके इस हंसी मजाक से रोहन इतना आहत हो जाएगा। उसने एकदम से रोहन के पास बैठते हुए कहा, तू गलत समझ रहा है रोहन, मैं यहाँ तेरा मजाक उड़ाने नहीं आया हूं। लेकिन रोहन उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने उसी तरह से मुंह फेरते हुए जवाब दिया, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम यहाँ क्यों आए हो राजू भैया। पहले तो मैं तुम लोगों से इतनी बार बोलता रहा कि मुझे भी अपने साथ अपने समूह में शामिल कर लो, तो तुम लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहे। मुझे अपने समूह में शामिल करना तो दूर, आपने अपने पास भी भटकने नहीं दिया। और अब जब मैंने इतने दिनों से माँ से विनती करने के बाद
आज पतंग लेकर आया तो तुमने मुझे थोड़ी देर भी उड़ाने नहीं दिया। ये कहते हुए रोहन बिलख बिलख कर रोने लगा। अब राजू से उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। उसने एकदम से रोहन के आंसू पोंछते हुए कहा, तू एक पतंग के लिए इतना रो रहा है, पतंग वापस आ जाएगी। लेकिन रोहन ने उसका हाथ झटकते हुए नीम की उस डाली की तरफ इशारा किया जिधर रोहन की पतंग जा अटकी थी और बोला, तुम्हें लगता है उतना ऊपर से पतंग सही सलामत वापस आ सकती है? अब इसके बाद माँ मुझे कभी दोबारा पतंग के लिए पैसे नहीं देगी। उसके इशारे पर राजू ने भी नजरें उठाकर ऊपर देखा तो पाया कि पतंग वाकई बहुत ऊपर थी। लेकिन उसी एक पल में जैसे राजू ने फैसला कर लिया, उसने एकदम से उठते हुए अपने दोनों हाथों से अपने हाफ पैंट पर लगी हुई मिट्टी को झाड़ा और कहा, तेरी पतंग सही सलामत ही वापस आएगी और उसे लाऊंगा मैं। अब तू बस देखता जा। इतना कहकर राजू नीम के पेड़ की तरफ गया। रोहन ये देखकर जैसे रोमांचित सा हो उठा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा उससे पीछा छुड़ाने वाला राजू आज उसके लिए नीम के पेड़ पर चढ़कर उसकी पतंग वापस लाने वाला है। उसने भी एकदम से अपने आंसू पोंछे और राजू के पीछे पीछे चलता हुआ पेड़ तक आ गया। कुछ ही पलों में राजू नीम की उस टहनी के पास था। उसने एकदम सावधानी के साथ रोहन की अटकी हुई पतंग डाली से छुड़ाई और धीरे धीरे एक हाथ में पतंग संभाले हुए नीचे उतरने लगा। रोहन और राजू के बाकी दोस्त नीचे से ही दम साधे हुए ये सब कुछ देख रहे थे। राजू इतनी ऊंची टहनी से रोहन की पतंग सही सलामत वापस नीचे लेकर आ चुका था। नीचे उतरकर उसने रोहन की तरफ उसकी पतंग बढ़ाई और कहा, मुझे माफ कर दे रोहन, मुझे इस तरह से तुझे सताने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन रोहन तो जैसे कुछ सुन और समझ ही नहीं पा रहा था। उसकी एक नजर राजू के हाथ में पकड़ी हुई पतंग पर थी और दूसरी नजर रोहन की कोहनी में लगी उस चोट की तरफ थी जो नीचे उतरते हुए राजू को लग गई थी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा उससे पीछा छुड़ाने वाला राजू आज इतना जोखिम लेकर उसके लिए उसकी पतंग वापस लेकर आया है। राजू ने जब देखा कि रोहन अभी भी खामोश खड़ा है तो उसने कुछ झंझोलते हुए पूछा, क्या हुआ? मैं बड़ा होकर तुझसे माफी मांग रहा हूं और तू ऐसे खामोश खड़ा है। क्या अब भी मुझसे नाराज है? तो रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नाराज तो नहीं हूं, लेकिन अभी मान भी नहीं रहा। राजू कुछ हैरान होते हुए बोला, तो तुझे मनाने के लिए अब मुझे ऐसा तो क्या करना होगा? आज तू ही बोल दे। ये सुनकर रोहन ने उसे एकदम से गले लगाते हुए कहा, पहले आप वादा करो कि आप मुझे अपने ग्रुप में रखोगे, मैं तभी मानूंगा। ये सुनकर राजू ने मुस्कुराकर उसे खुद से भींचते हुए कहा, चल फिर आज तुझे ये भी वादा दिया, आज से तू भी मेरे ग्रुप में है। ये सुनकर
रोहन ने खुश होते हुए पतंग की तरफ इशारा किया और बोला, तो एक बार फिर से पतंग लड़ाई जाए। जवाब में राजू ने उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, लड़ाई नहीं, उड़ाई जाए। और फिर हंसते हुए सारे दोस्तों ने अपना अपना मांझा सीधा करना शुरू किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार हम अपनी शरारतों में गुम हो जाते हैं और उस चक्कर में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे दूसरों को बुरा लग सकता है। हम एक समाज में रहते हैं और इस समाज में रहते हुए हमेशा हमें एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। आशा है दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अब आपके सोने का समय हो चला है। निंदिया रानी आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। आपकी पलकें बोझल हो रही हैं। आप आहिस्ता से नींद की आगोश में बहते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।